स्वागत है। अब देखिए, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में या आहार नाल के बारे में। आहार नाल की हमने उसमें संरचना का अध्ययन किया था, स्टडी करी थी। और इस क्लास में हम जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में काम आने वाले जो ग्रंथियां हैं, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आने वाली जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो, जो पाचन तंत्र है उसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार की ग्रंथियां काम आती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होती है वो है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। सेकंड जो है वो है यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या इसको कहेंगे लीवर ग्लैंड, लीवर ग्लैंड या इसको कहेंगे सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि। ठीक है, तो ये हो गई लार ग्रंथि या इसको सलाइवरी ग्लैंड्स कहेंगे। सेकंड हो गई यकृत ग्रंथि या लीवर ग्लैंड। और थर्ड हो गई आपकी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या इसको कहेंगे पैंक्रियास ग्लैंड। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें थ्री टाइप्स की जो ग्लैंड्स हैं वो यूज में आती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट जो ग्लैंड है वो है लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड, यकृत ग्रंथि या लीवर ग्लैंड। और थर्ड नंबर की है वो अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रंथियां होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक तो होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। जो टॉपिक का स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो बाह्यस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं? जो अपने सिक्रीशन को या स्राव को अपनी जहां पर वो स्थित होती हैं नलिकाओं के द्वारा दूसरी जगह पर श्रावित करती हैं, स्थानांतरित कर देती हैं। और उन जो ग्लैंड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, इसके अलावा ये जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे लार ग्रंथि है, उसके अलावा जो श्वेत ग्रंथि है, ठीक है, पसीने की ग्रंथि। तो ये क्या है? आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, अपने स्राव को ट्यूब के द्वारा या नलिका के द्वारा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देती हैं। ठीक है, और जो जो दूसरे टाइप की ग्रंथियां होती हैं वो कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो अपने स्राव को उसी जगह पर यानी कि अंदर ही श्रावित कर देती हैं, जहां होती हैं वो वहीं अपना स्राव श्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में है आपकी जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, उसके अलावा थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब देखिए, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है मैंने आपको डिस्कस किया था कि किसका सिक्रीशन करती हैं? मेनली एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, अब देखिए, जो लार ग्रंथि है, फर्स्ट टाइप की जो लार ग्रंथि है वो कैसी होती है? लार ग्रंथि मेनली क्या होता है कि जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि कहाँ पर श्रावित होती है? लार ग्रंथि जो होती है वो बकल कैविटी या मुख गुहा के अंदर अपनी लार का श्रावण करती है। ठीक है, मुख्य रूप से जो लार ग्रंथि है वो कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है लार ग्रंथि? वो
तीन प्रकार की होती हैं। अब हम सबसे पहले किसकी स्टडी कर रहे हैं, लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो देखिए जो लार ग्रंथि है या सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पर होती है, कहाँ पर सिक्रीशन करती है, अपनी बक्कल कैविटी के अंदर सिक्रीशन करती है। और लार ग्रंथियां जो होती है वो कौन कौन सी हो सकती है, एक तो होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। सेकंड जो होती है वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। और थर्ड जो होती है वो है पैरोटिड ग्लैंड, ओके। तो तीन प्रकार की लार ग्रंथियां हमारे मुंह या बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं और जो लार का सिक्रीशन करती हैं। तो देखो कौन कौन सी, एक तो है सबलिंगुअल जो कि कहाँ पाई जाती है, सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स होती है वो हमारी जिह्वा जो होती है, जिह्वा के नीचे पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड होती है वो हमारे जो जबड़ा होता है वहां पर पाई जाती है। और पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो हमारे कर्ण के पास में, कर्ण के नीचे पाई जाती है। तो इस तरह से ये तीनों ग्रंथियां नलिकाओं के द्वारा अपने स्राव को या सिक्रीशन को हमारे मुंह या बक्कल कैविटी में छोड़ देती है, स्रावित कर देती है, ठीक है। अब देखो ये जो लार ग्रंथि है इसके द्वारा लार का श्रावण हो रहा है। और जो लार होती है वो कैसी होती है, उसका जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्षारीयता देखते हैं तो उसके लिए पीएच कितना होना चाहिए, यानी कि 7 पे जो पीएच होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। और 7 से नीचे जो पीएच होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। यहाँ 7 से नीचे हम जाते हैं तो ये जो माध्यम होता है वो कैसा होता है, अम्लीय, ठीक है, एसिडिक होता है। 7 पर पीएच जब होता है तो उदासीन होता है और जब माध्यम 7 से ऊपर होता है तो क्षारीय होता है, ठीक है। तो जो लार ग्रंथि है वो मेनली कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो जो लार ग्रंथियों द्वारा श्रावित जो लार होती है वो क्षारीय होती है। जो भोजन होता है जब हम ग्रहण करते हैं तो उसको क्षारीय माध्यम प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए जो लार होती है उसमें एक एंजाइम सिक्रीट होता है और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, टाइलिन या अल्फा अमाइलेज, ठीक है। तो लार के द्वारा एक एंजाइम सिक्रीट होता है और वो एंजाइम होता है कौन सा, वो एंजाइम होता है लाइपेज, सॉरी, वो जो एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन या अल्फा अमाइलेज, ठीक है। तो ये जो लार ग्रंथियों के द्वारा श्रावित जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, टाइलिन होता है या अल्फा एमाइलेज होता है। और ये जो अल्फा एमाइलेज होता है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये एंजाइम क्या काम करेगा, स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। उसके अलावा जो लार होती है, देखो लार के अंदर क्या होता है, श्लेष्मा होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, श्लेष्मा या म्यूकस। तो लार ग्रंथियां श्लेष्मा या म्यूकस का भी सिक्रीशन करती है। तो एक तो टाइलिन एंजाइम या अल्फा एमाइलेज का सिक्रीशन करती है और ये एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देगा। उसके अलावा श्लेष्मा स्रावित करती है और उसके अलावा इसमें क्या होता है, जल होता है लार के अंदर। तो अगर लार को हम देखते हैं तो लार के अंदर जल होता है, टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम होता है और उसके अलावा श्लेष्मा होता है और इसके अलावा एक एंजाइम, एक वो होता है एंजाइम और वो होता है लाइसोजाइम होता है। अब ये लाइसोजाइम क्या काम करता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं या जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको, बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। तो लाइसोजाइम मुख्य रूप से बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों को मारने का या नष्ट करने का वह काम करेगा।
और उसके अलावा टायरिन स्टार्च का पाचन करेगा, उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देगा, श्लेष्मा भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है। तो देखो ये लार ग्रंथियों के द्वारा इस तरह से ये जो एंजाइम है वो सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो ग्रंथि है हमारी वो कौन सी है? यकृत ग्रंथि। ठीक है, सेकंड नंबर की जो ग्रंथि है या ग्लैंड है वो हो जाएगी हमारी यकृत ग्रंथि या लीवर ग्लैंड। सेकंड नंबर की लीवर या यकृत ग्रंथि या लीवर ग्लैंड, लीवर ग्लैंड, लीवर ग्लैंड। अब देखो जो लीवर ग्लैंड होती है, आपको पता है जो लीवर ग्लैंड है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर ग्लैंड। ठीक है, तो लीवर ग्लैंड कैसी ग्रंथि है? सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और उसके अलावा जो लीवर ग्लैंड है, जो लीवर ग्लैंड है वो कहाँ पर स्थित होती है? जो लीवर ग्लैंड है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो डायफ्राम होता है उसके नीचे स्थित होती है। आप देखिए इसके अलावा जो लीवर ग्लैंड है वो एक तरह से कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी है। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है और इसके द्वारा किसका श्रावण होता है? पित्त रस का श्रावण होता है, पित्त रस का सिक्रीशन करती है। ठीक है, उसके अलावा देखो जो लीवर ग्लैंड है उसका जो फॉर्मेशन होता है यानी कि लीवर ग्लैंड का जो निर्माण होता है वो भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में भ्रूणीय एंडोडर्म के द्वारा होता है, एंडोडर्म के द्वारा। तो देखो भ्रूणीय एंडोडर्म के द्वारा इसका निर्माण होता है, किसका? यकृत ग्रंथि का या लीवर ग्लैंड का। अब देखिए भ्रूणीय एंडोडर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि देखो हमारी जो बॉडी होती है या फिर किसी भी प्राणी का जीवन जो स्टार्ट होता है तो कहाँ पर होता है? ह्यूमन के अंदर, जो ह्यूमन के अंदर जीवन स्टार्ट होता है तो कोशिका से कहां पर होता है? यूट्रस के अंदर। तो उस टाइम पर यूट्रस के अंदर जब बेबी डेवलप होता है तो उस टाइम पर आप सभी जानते हैं कि बेबी डेवलप होने के लिए क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और ये क्या जो क्रिया होती है वो किस किस में होती है? एग सेल्स और शुक्राणु, स्पर्म सेल्स में, यानी कि शुक्राणु और अंड कोशिका के अंदर होती है। उसके बाद में क्या बनता है? भ्रूण या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जाइगोट बन रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो बन रहा है और एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होती है? कई सारी लेयर्स का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूणीय विकास के दौरान, भ्रूणीय विकास के दौरान इस भ्रूण के अंदर क्या होता है? 3 लेयर का निर्माण होता है, 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। अब वो लेयर्स कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो 3 लेयर होती हैं। एक तो होती है कौन सी? एक्टोडर्म। कौन सी कब होती है ये 3 लेयर डेवलप? जब जो ह्यूमन है उसका भ्रूणीय विकास हो रहा होता है। और भ्रूणीय विकास कब हो रहा होता है? जब बेबी जो होता है वो अपनी मदर के यूट्रस के अंदर होता है। तो देखिए इसके अंदर 3 जो भ्रूण है उसमें 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है और वो कौन सी होती है लेयर्स? जो बाह्य लेयर होती है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, तो और जो इसके अंदर की साइड में जो लेयर होती है उसको कहते हैं मीजोडर्म, मीजोडर्म। ये हो गई आपकी मीजोडर्म। ये देखिए ये मीजोडर्म हो गई। और सबसे अंदर की साइड में जो होती है वो होती है एंडोडर्म। सबसे अंदर की साइड में जो होती है वो होती है कौन सी? एंडोडर्म, ये वाली। ठीक है, तो भ्रूणीय विकास के दौरान
जब यकृत का फॉर्मेशन होता है तो डेवलपमेंट की कौन सी जो लेयर होती है उसके द्वारा होता है, इस एंडोडर्म के द्वारा। ठीक है, ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, मीजोडर्म, और ये जो होती है सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो होती है एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, उससे अंदर की साइड में मीजोडर्म, और सबसे अंदर की साइड में जो होती है वो कौन सी लेयर होती है, एंडोडर्म होती है। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन 3 लेयर से मिलकर बना होता है क्या, भ्रूण, और वही आगे चलकर किसका, एक ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे हमारे अंग है या ग्रंथियां हैं वो किसी न किसी लेयर के बने हुए होते हैं। ठीक है ना, किसी लेयर से उनका डेवलपमेंट हुआ होता है। तो जो यकृत ग्रंथि है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो भ्रूणीय एंडोडर्म होता है, उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन या उसका विकास जो होता है वो होता है। ठीक है, तो यकृत ग्रंथि, लीवर ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बाह्यस्रावी होती है, अपना स्राव दूसरी जगह स्रावित करती है, यानी कि यकृत ग्रंथि जो है वो पित्तरस स्रावित करेगी, और पित्तरस कहाँ पर जाएगा, जो आपकी जो ड्यूडेनियम होती है या ग्रहणी होती है वहां पर पहुंचेगा। और उसके अलावा भ्रूणीय एंडोडर्म के द्वारा यकृत ग्रंथि का निर्माण होता है। तो भ्रूणीय विकास के दौरान जो 3 लेयर बनती हैं उसमें सबसे अंदर वाली लेयर के द्वारा यकृत ग्रंथि का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर एक यकृत ग्रंथि की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाए तो हमें जो यकृत ग्रंथि है वो अंदर से किस तरह से दिखाई देगी, कि देखो जो यकृत ग्रंथि है वो मुख्य रूप से आपको पता है, बाह्य तरह से तो पता है, इस तरह से बाह्य जो आकार है ये बाहर से बनी हुई होती है, वो इस तरह से 2 पालियों की बनी होती है। ठीक है, इस तरह से 2 पाली, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। ठीक है, एक ये वाली पाली हो गई और एक ये वाली पाली हो गई। अब देखिए, ये देखो, इन दोनों पालियों से ये जो आपकी ये वाली पाली होती है, यानी कि जो यकृत ग्रंथि है वो मुख्य रूप से 2 पालियों का बना हुआ होता है। ये 2 पाली है, ठीक है, जिनको लोब्यूल कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये 2 पालियों का बना होता है। एक पाली ये हो गई, यानी कि बाई पाली एक हो गई, जो बाई पाली है, और एक हो गई दाई पाली। तो 2 पालियों का मिलकर बना होता है। जो इसकी दाई पाली होती है उस दाई पाली से एक थैले जैसी संरचना जुड़ी हुई होती है, और उस थैले जैसी संरचना को क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं, या इसको पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर के क्या बनाएगी, ये तो बना रही है क्या, दोनों पालियों से आ रहा है, ये डक्ट आ रही है। तो ये जो डक्ट होती है ये कौन सी डक्ट है, हेपेटिक डक्ट। एक हेपेटिक डक्ट इस पाली से आ रही है और एक हेपेटिक डक्ट इससे आ रही है। और ये क्या है, ये कौन सी डक्ट है, जो पित्ताशय से आ रही है वो है सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट है, ये वाली सिस्टिक डक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सिस्टिक डक्ट और ये हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और ये होती है हेपेटिक डक्ट। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगी, एक कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगी। क्या बनाएंगी, एक कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये हो गई कॉमन बाइल डक्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए, यकृत 2 पालियों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपकी बाई पाली,
और एक होती है आपकी दाई पाली। ठीक है, तो जो बाई पाली है वो थोड़ी छोटी होती है और दाई पाली जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक थैली जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं, और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है, नलिका निकलती है, उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और जो यकृत पालियों से जो डक्ट निकलती है दोनों पालियों से, उसको कहते हैं हिपैटिक डक्ट कहते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ ये दोनों डक्ट जो होती है सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिल जाती है, इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं या सामान्य पित्त वाहिनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो यकृत होता है, यकृत मुख्य रूप से पित्त का या बाइल जूस का सिक्रीशन करता है और उसका जो कलेक्शन होता है इस पित्ताशय के अंदर होता है। उसके बाद में ये पित्ताशय क्या काम करता है, उसको पित्तरस को ड्यूडेनियम के अंदर प्रवाहित कर देता है। तो देखो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर यकृत की देखी जाए तो हमको कैसी दिखाई देगी, देखो इस तरह की दिखाई देगी। यकृत की इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो कैसी दिखेगी, हमको इस तरह की दिखेगी। तो देखो यकृत या लिवर की इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, यकृत जो होता है मुख्य रूप से यकृत पालिकाओं या हिपैटिक लोब्यूल्स का बना हुआ होता है। तो देखो यकृत की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, हिपैटिक लोब्यूल होता है। देखो यकृत ये है, इस यकृत के अंदर बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स हैं इस तरह से ये, और ये कैसी होती है, हेक्सोगोनल स्ट्रक्चर होती है। हेक्सोगोनल मतलब 6 कार्बन वाली, इस तरह से हेक्सोगोनल स्ट्रक्चर होती है। तो बहुत सारी हेक्सोगोनल स्ट्रक्चर वाली हिपैटिक लोब्यूल जो होती है उनसे यकृत बना हुआ होता है, यकृत ग्रंथि बनी हुई होती है। अब देखो जो हिपैटिक लोब्यूल है वही क्या होती है, यकृत की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो यकृत की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना अपन देखते हैं तो हमें ये क्या दिखाई देता है, इसमें हिपैटिक लोब्यूल दिखाई देता है। क्या है ये, हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल होता है। अब देखो इस हिपैटिक लोब्यूल में क्या होता है, हिपैटिक लोब्यूल के चारों तरफ एक आवरण होता है या लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल। देखो ये हो गए ग्लीसन्स कैप्सूल। ये हो गया ग्लीसन्स कैप्सूल, ये देखो ये, ठीक है। तो इसको जो कवरिंग होती है बाहर की, इसको कहेंगे ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल्स कहेंगे। अब देखिए ये जो हेक्सोगोनल स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, हिपैटिक सेल्स होती हैं, वो एक तरह से अरीय फॉर्म में व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, इस तरह से अरीय रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इस तरह से, ठीक है, ये देखिए इस तरह से अरीय फॉर्म में व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, इस तरह से ये हिपैटिक सेल्स हैं और हिपैटिक सेल्स जो है वो व्यवस्थित रहती हैं यकृत के अंदर। इस तरह से हमें व्यवस्थित दिखाई देती है। ठीक है, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है।
ठीक है। ठीक है, ये हो गई आपकी हेपेटिक डक्ट। ये हो गई हेपेटिक डक्ट, वो सॉरी हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या है आपका हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल। अब हेपेटिक लोब्यूल को ही यकृत की या लिवर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। इसके बीच में हेपेटिक वेन होती है, हेपेटिक वेन। ठीक है, ये बाह्य आवरण है जिसको क्या कहेंगे, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो ये यकृत होता है, यकृत के अंदर ये जो हेपेटिक सेल्स होती हैं, इन हेपेटिक सेल्स के द्वारा क्या होता है, बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। हेपेटिक सेल्स के द्वारा, हेपेटिक सेल्स है ये अरीय रूप में व्यवस्थित हैं और इनके द्वारा ही बाइल जूस का सिक्रीशन होता है या पित्तरस का श्रावण होता है। अब देखो, इनके जो हेपेटिक सेल्स होती हैं, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है, कुछ स्थान होता है जिसको कहते हैं साइनोसॉइड। क्या कहते हैं, साइनोसॉइड कहते हैं, साइनोसॉइड कहते हैं इनके बीच में, या इसको यकृत कटोरी कहते हैं। उसके अलावा देखो, यकृत में जो हेपेटिक सेल्स होते हैं, उनके बीच बीच में एक अन्य सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं पुफर कोशिकाएं या पुफर सेल्स। कौन सी सेल्स होती है ये, पुफर सेल्स या पुफर कोशिकाएं होती हैं। ये पुफर कोशिकाएं या पुफर सेल्स जो होती हैं, वो मुख्य रूप से मेनली क्या काम करती हैं, भक्षण का काम करती हैं। तो देखिए, जो भी जो भी मृत आरबीसीज होती हैं, उनको नष्ट करने का या उनका भक्षण करने का काम कौन करता है, ये पुफर कोशिकाएं या पुफर सेल्स करती हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाला स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, सिनोसॉइड कहते हैं। अरीय रूप से यकृत कोशिका या हेपेटिक सेल्स होती हैं जो कि बाइल जूस या पित्तरस का श्रावण करती हैं या बाइल जूस का सिक्रीशन करती हैं, बाइल जूस का सिक्रीशन करती हैं। उसके अलावा इन दोनों के बीच में जो अरीय रूप में व्यवस्थित होता है, उसके बीच में एक स्थान होता है जिसको सिनोसॉइड कहते हैं। और उसके अलावा इन जो अरीय रूप में व्यवस्थित होती हैं ये यकृत कोशिकाएं, वो उनके बीच में एक अन्य कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिनको क्या कहते हैं, मुख्य रूप से पुफर सेल्स होती हैं जो कि भक्षाणुओं का काम करती हैं या जो मृत आरबीसीज होती हैं उनको नष्ट भक्षण करके उनको नष्ट कर देती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 वेन्स पाई जाती है इनके कोनों पर। ठीक है, तीनों वेन्स पाई जाती है, यकृत सिरा, यकृत वाहिनी और एक त्रिक का निर्माण करती है। किसका, त्रिक का। तो ये होता है ट्रायोड, इसको बोलते हैं ट्रायोड। ट्रायोड, तो ट्रायोड का फॉर्मेशन करती है। तो ये वेन्स जो होती है यहाँ कोनों पर आ जाती है और कोनों पर आकर ट्रायोड का निर्माण करती है। और उसके अलावा ये जो यकृत है उसके बीच में जो भी कोशिकाएं होती हैं, यकृत कोशिकाएं, ये अपने जो अपचित पदार्थ हैं उनको किसमें उत्सर्जित कर देती है, इसके अंदर, इस वेन के अंदर। और ये वेन जो है वो यहाँ बाहर की साइड में खुलती है और जो अपना उत्सर्जन है वो बाहर सिक्रीट कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर हो गई, यकृत ग्रंथि की इंटरनल स्ट्रक्चर या लिवर ग्लैंड की आंतरिक संरचना। अब देखिए, जो यकृत ग्रंथि है उस यकृत ग्रंथि के द्वारा किसका सिक्रीशन होता है, पित्तरस का श्रावण होता है। ठीक है, पित्तरस का श्रावण हो रहा है यकृत ग्रंथि के अंदर। तो वो जो पित्तरस है वो क्या क्या काम करता है, मुख्य रूप से पित्तरस है वो वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, तो पित्तरस क्या काम करेगा, पित्तरस का कार्य क्या होता है, एक तो ये होना चाहिए आपको कि जो पित्तरस है उसके अंदर होता क्या क्या है, पित्तरस या बाइल जूस, पित्तरस या बाइल जूस इसके अंदर होता है या बाइल जूस। इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो इसके अंदर एक तो होते हैं पित्त लवण होते हैं,
पित्त लवण, पित्त लवण होते हैं, और एक होते हैं पित्त वर्णक, पित्त वर्णक होते हैं। ठीक है, पित्त लवण के अंदर आपके क्या क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, उसके अलावा टोरोकोलेट, टोरोकोलेट, ठीक है, उसके अलावा बाइकार्बोनेट, टोरोकोलेट, लेसिथिन। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? पित्त लवणों के अंदर आते हैं। और उसके अलावा जो पित्त रस है उसमें पित्त वर्णक जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन होता है, और एक होता है बिलवर्डिन। कौन सा? बिलवर्डिन। तो इस तरह से दो वर्णक पाए जाते हैं पित्त रस के अंदर। कौन कौन से? एक तो होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिवर्डिन। तो इस तरह से, और जो लवण पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? बाइकार्बोनेट, लेसिथिन, टोरोकोलेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या है? ये क्या है? आपके जो पित्त वर्णक होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पित्त लवण और पित्त वर्णक पित्त रस के अंदर पाए जाते हैं। और पित्त रस जो होता है मुख्य रूप से क्या काम करता है? वसा का जो कार्य होता है पित्त रस का वो क्या होता है? वो होता है वसा का पायसीकरण करना, पायसीकरण करना। ठीक है, वसा का पायसीकरण करना। अब देखो, वसा के पायसीकरण से मतलब क्या होता है कि जो वसा या फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये क्या करता है? पित्त रस उनको तोड़कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से जो वसा होता है उसका पायसीकरण होता है। तो जो पित्त रस होता है उसका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है? वसा का पायसीकरण करना। उसके अलावा इसमें दो प्रकार के वर्णक पाए जाएंगे, एक होगा बिलिरुबिन और एक होगा बिलिवर्डिन। उसके अलावा पित्त लवण जो होते हैं बाइकार्बोनेट, टोरोकोलेट और लेसिथिन होते हैं। ठीक है ना, इससे आगे का अपन कल पढ़ते हैं।